सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो मैकेनिक्स में जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें हमने दो मेथड देखे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के लिए। ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ हमने एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये टॉपिक पे बेस्ड कुछ जो है हम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। साथ ही साथ में हमने आपको बोला था कि जो आपका यूनिट 4 है दैट इज फ्रिक्शन, उसमें भी कुछ जो है डिफरेंट टाइप के जो अप्रोच के न्यूमेरिकल्स हैं उसको हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था। तो कुछ उन क्वेश्चंस को भी जो है हम डिस्कस इस लेक्चर में करेंगे। अगर बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की या गुरुत्व केंद्र की, तो उसमें हमने देखा था कि कौन से मेथड से जो है गुरुत्व केंद्र को निकालते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ आपका मोमेंटम है उसका यूज करके हम किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालते हैं। इसमें हमने क्षेत्रफल के आधार पे और द्रव्यमान के आधार पे किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। तो आइए मूव करते हैं। पहले हम कुछ जो है जो आपके फ्रिक्शन से कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि दो समान सीढ़ियाँ OB जिनकी लंबाई L और भार W है, मतलब दोनों की जो लेंथ है वो कॉमन है और वेट भी कॉमन है, O बिंदु पर जुड़ी हुई है और खुरदुरे क्षैतिज सतह पर टिकी हुई है। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे से O बिंदु पर जुड़ी हुई है। कह रहा है सतह का घर्षण गुणांक म्यू है, अगर सीढ़ियां साम्यावस्था में हैं तो सिद्ध करो कि कोण AOB इतना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि दो जो सीढ़ियां हैं जिनको OA यानी कि एक आपकी ये वाली सीढ़ी होगी और OB ये वाली सीढ़ी होगी, इनका लेंथ आपको L दिया हुआ है और वेट इनका W दिया हुआ है। ये क्या कह रही हैं, ये सीढ़ियां एक दूसरे पे पॉइंट O पे जो कि खुरदरा है, मतलब कि वहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। ठीक है, उस पे किसी सतह पे टिकी हुई है। ठीक है, सतह का कह रहा है कि फ्रिक्शन जो है कॉफिशिएंट वो म्यू है, और जो हमारी सीढ़ियां हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि साम्य अवस्था में है, यानी कि मोशन में नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें जो एंगल आप दिख रहे हैं AOB, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये साइन इनवर्स 4 म्यू अपान 1 प्लस म्यू 4 म्यू स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो मान लीजिए ये सीढ़ी है आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आइए पहले इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कि जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो किस तरीके से लग रही हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, OA और OB दो सीढ़ियां हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से पॉइंट A पे O पे मिलती हैं, तो आपका पॉइंट O हो गया ये। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, और इन सीढ़ियों की लेंथ आपको L दी हुई है, बिंदु O पे जुड़ी हुई है और क्षैतिज पर टिकी हुई है। सतह का घर्षण गुणांक आपको म्यू दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो आपको कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। ठीक, अब क्या कह रहा है
कि इनकी जो लेंथ है वो आपकी L दी हुई है, जो सीढ़ियों की लेंथ है वो L दी हुई है और इसकी भी लेंथ L है। उसके साथ इनका वेट जो है W दिया हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वेट हमारा नीचे की तरफ काम करता है। तो ये इनका वेट W हो गया। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से एक पॉइंट O से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डालें या अविलंब जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको समद्विभाजित विभाजित करेगा, है ना। अब देखिए, माना कि जो ये एंगल है ये कितना है आपका 2 थीटा है। ये हम मान रहे हैं कि ये हमारा एंगल 2 थीटा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपकी सीढ़ी फिसलेगी तो मूवमेंट इधर की तरफ करेगी, है ना। मूवमेंट किधर करेगी आपकी, अगर यहाँ से सीढ़ी फिसलती है तो ये मूवमेंट इस साइड करेगी, एरो की डायरेक्शन में। तो जो आपका म्यू यानी कि फ्रिक्शन फोर्स होगा, दैट इज म्यू आर, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर। अभी आर कहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, आर यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स है। ठीक, अब देखिए, अगर हम बात करें तो वेट हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, ये एंगल हमने 2 थीटा माना हुआ है। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें, मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और ओ आपको दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ए ओ बी में, मान लीजिए जो परपेंडिकुलर डाला है ये सी पे है। ठीक है, तो ये देखिए कि ट्रायंगल जो ए ओ सी और ओ सी बी है, ये क्या है, सिमिलर हैं। कैसे बताता हूँ आपको, देखिए ये ऊपर वाला एंगल 2 थीटा है। चलिए छोड़िए, जो ये लेंथ है आर और आर, ओ सॉरी एल और एल, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर एल और एल बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होगा, एंगल सी बी ओ बराबर एंगल सी ए ओ, है ना। एंगल सी बी ओ बराबर सी ए ओ। ये किसके बराबर होगा, सी ए ओ के, है ना। चलिए, तो जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे सी बी ओ से ए ओ, तो एंगल भी बराबर है और भुजा भी बराबर है। ठीक है, तो भुजा एंगल, भुजा ये कॉमन है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और चूंकि ये क्या नाम है 90 भी है, तो ये जो है ये भी एंगल आपको बराबर मिल जाएंगे, ये दैट इज सी ओ बी और ए ओ सी, है ना। यानी कि ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा थीटा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों ही थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करिए, अगर हम वर्टिकल बैलेंस की बात करें तो देखिए वेट जो है दोनों सीढ़ियों का नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये पॉइंट बी पे भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगी, दैट इज वेट इक्वल है तो रिएक्शन फोर्स भी इक्वल होगी। तो अगर यहाँ से बात करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा डब्ल्यू, है ना। कैसे, वर्टिकली बैलेंस कर लीजिए, तो वर्टिकली बैलेंस करेंगे तो आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बराबर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि 2W। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आर बराबर
डब्लू, है ना। यहाँ से आपका आर बराबर डब्लू, आपको एक रिलेशन मिल जाएगी, यानी कि जितनी आर की वैल्यू होगी उतनी ही डब्लू की वैल्यू होगी। अब देखिए आपको क्या निकालना, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए आप तो कुछ नहीं करना है, आप एक काम करिए कि आप ओ के अबाउट जो है मोमेंट ले लीजिए, क्योंकि ओ से क्या है, हमें डिस्टेंस भी पता है फोर्सेस की और लेंथ भी पता है, दोनों एक दूसरे से कॉमन है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप ओ के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। तो जब ओ के अबाउट आप मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको आर इंटू आर इक्वल टू, हाँ सॉरी, आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए सी ए सी। अब देखिए आर इंटू ए सी, आर क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ए सी ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव। अब इसी तरीके से अगर बात करें, मान लीजिए आपका नेगेटिव है। फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन जो है नीचे की तरफ लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की तरफ करेगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, that is the small f into f into c o, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके अलावा नेक्स्ट प्लस w इंटू जो आपका अगर w लग रहा है इंटू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस L से एक परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से r बराबर प्लस r इंटू w इंटू, यानी कि आपका वर्टिकली वेट लग रहा है, इंटू L इंटू m। ये m है और a l है, तो w इंटू एम एल कर देंगे, तो इस महिला यहाँ पे w इंटू एम इंटू एल कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसा है w, ये भी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, वेट, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, AC बराबर, अब AC ये है, आपको L पता है, तो L अगर आप कॉस लेते हैं तो आपको AC की डिस्टेंस मिल जाएगी, तो L कॉस थीटा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको AC निकालना है, CO और ML, ये तीनों की वैल्यू जो है आपको अलग से रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं AC, CO और ML की वैल्यू कैसे निकालेंगे।
देखिए अगर हम बात करें AC की, तो यहाँ से हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC ये रहा ना, ये आपका मिडिल पॉइंट और ये, तो आप AC, ये आपका A और C, ठीक है। तो आप AC को कैसे लिख सकते हो, OA cos थीटा, OA cos थीटा। कैसे, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है, ये 90 है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर आप लिखोगे OC को, तो अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये कॉस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा OA साइन थीटा, है ना। कैसे बताता हूँ आपको, देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये आपका O है, ये A है, और ये एंगल आपको पता है, ठीक है, ये एंगल आपको पता है थीटा है। तो यहाँ से बात करेंगे तो OA cos थीटा ये हो जाएगा, और OA साइन थीटा ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, OA साइन थीटा, है ना। OA साइन थीटा आपका ये हो गया, ठीक है। अब OA साइन थीटा ये, यानी कि AC आपको क्या मिल गया, OA साइन थीटा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए सीधे, W क्या है, W आपका वेट है। अब O के अबाउट आप ले रहे हैं, तो O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो आप देखेंगे, तो यानी कि R इंटू AC। अब AC आपको दिया है, AC बराबर OA साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से जब नेक्स्ट की बात करेंगे, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है आपकी, कि यहाँ पे आपका देखिए, जो बुक में आपका लिखा है ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे जो आपका W लिखा है ये W नहीं होगा, ये R होगा, ठीक है। और चूंकि आप R बराबर W ले चुके हैं, तो इसको R बराबर W की वैल्यू यहाँ पे फिर रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम म्यू आर की बात करें, तो म्यू आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ओ से कौन सी मिलेगी, ये वाली मिलेगी। और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ओ ए कॉस थीटा। तो ओ ए कॉस थीटा आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें वेट डब्लू की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, तो ये आपको मिलेगी ये वाली एम एल, है ना। अब एम एल की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे ये एंगल आकर आपका थीटा है, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो ये अगर ये एंगल भी थीटा आपका मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये L/2 होगा। तो L/2 कॉस थीटा, तो आपका ये लेंथ होगी, मतलब कि L/2 कॉस थीटा आपकी ये लेंथ होगी, ठीक है। और नीचे वाली लेंथ जो होगी वो होगी L/2 साइन थीटा, ठीक है। नीचे वाली लेंथ L/2 साइन थीटा। तो इसी तरीके से बात करेंगे, तो L बाई आपका टोटल क्या लेंथ हो जाएगी, L साइन थीटा माइनस L/2 साइन थीटा, है ना। तो बचेगा L माइनस L/2 साइन थीटा, तो L बचेगा क्या, L/2 साइन थीटा। चलिए थोड़ा सा इसको हम आपको ब्रीफ में समझाते हैं, डीप में कैसे होगा। जैसे देखिए आपका एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये लेंथ आपको दी हुई है L, और यहाँ से हमारा W काम कर रहा है नीचे, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, L/2। ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, तो आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं।
ठीक है। अब देखिए L/2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, L/2 साइन थीटा। और नीचे वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L साइन थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर। तो अगर L साइन थीटा में से L/2 साइन थीटा घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यही तो बचेगा L/2 साइन थीटा। तो वो ये वाली लेंथ हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यही वैल्यू आपको रखनी है, तो यही वैल्यू आप वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए W इंटू L/2 साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे W से W माइनस WL/2 साइन थीटा है। यहाँ पे देखिए माइनस WL साइन थीटा है, यहाँ पे WL/2 साइन थीटा है। तो क्या बचेगा, माइनस L/2 WL/2 साइन थीटा बचेगा। ठीक है, म्यू W, अब OA L cos थीटा है ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम L कॉमन लेंगे, क्योंकि मूवमेंट ले रहे हैं इक्वल टू 0 होगा, तो L कॉमन लेके 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे बचेगा म्यू कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा/2। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि L और W को हम कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा/2 माइनस साइन थीटा है ना, तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा/2। तो यानी कि म्यू कॉस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा/2। तो साइन थीटा/कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 म्यू, है ना। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा/2। साइन थीटा/2। ठीक है, इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमारा साइन थीटा/2 में से साइन थीटा बाय घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा/2। ठीक है, अब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा/2 साइन थीटा/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा के, म्यू कॉस थीटा के ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर 2 म्यू, है ना, 2 म्यू ये होगा,
अब cos थीटा को क्या ले आइए, नीचे ले आइए। तो कुल मिला के क्या हो गया आपका, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 2 म्यू। अब आपको पता है कि साइन, अभी हमें थीटा की वैल्यू पता चली, साइन थीटा टू थीटा क्या होता है, अगर tan के फॉर्म में लिखेंगे साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो ये देखिए साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू हमें मिल ही गई है। अब tan थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 2 म्यू को बस रख देंगे। तो यहाँ से वो जो एंगल पूछ रहा था ए ओ बी, साइन ए ओ बी कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा की जगह 2 म्यू 1 प्लस tan थीटा की 2 म्यू का स्क्वायर, 4 म्यू 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपको, अगर आप एंगल की बात करेंगे तो साइन इनवर्स 4 म्यू 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, यही आपको जो है मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग जो है इसको एक बार से अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ब्लॉक जिसका वजन 200 न्यूटन और चौड़ाई 1.8 मीटर व ऊंचाई 2.5 मीटर है, एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक बल P 36 से 25 डिग्री पर उसी सतह पर लगाया जाता है। ठीक है, जैसा कि दिखाया गया फिगर में। ओके, फिर कह रहा है कि बल P को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, जबकि साम्यावस्था की इसमें स्थिति खत्म हो जाए तो स्पष्टतया बताइए कि ब्लॉक स्लाइडिंग की स्थिति में होगा या बिंदु ए के सापेक्ष टॉपलिंग की स्थिति में होगा। देखिए दो चीजें हैं, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि टॉपलिंग और स्लाइडिंग क्या है। तो इस केस में अगर देखिए हमारे पास कोई भी ब्लॉक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ ये ब्लॉक है, यहाँ पे हम एक कोई फोर्स 25 डिग्री पे लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, उसने फोर्स की पोजीशन दे रखी है, तो ये आपको 25 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे तो ये स्लाइड करेगा या टॉपलिंग कर जाएगा। तो स्लाइड करेगा तो क्या होगा, ये जो आपकी जिस सरफेस पे ये ब्लॉक आपका रखा हुआ है उसी पे हॉरिजॉन्टल को ये जो नीचे वाली सरफेस से टच करते हुए इस प्लेन को आगे बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर टॉपलिंग करेगा तो ये जो पॉइंट है इसी के अराउंड क्या कर जाएगा, वो रोटेट कर जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो ब्लॉक है वो टॉपलिंग करेगा या आपका मतलब कि वो रोटेट करके घूम जाएगा, या ब्लॉक स्लाइड करेगा, सरकेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका वजन जो है 200 न्यूटन है, लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है, सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई ये जो आपको दी हुई है ब्लॉक की, और ऊंचाई आपको दी हुई है। ये आपको 1.8 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई आपको 2.5
5 मीटर दी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि 200 न्यूटन का वेट लग रहा है। तो देखिए जो वेट होगा आपका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। ठीक है, जी पे। ये कहाँ से पास होगी? इसके मिडिल पॉइंट पे, है ना, इसके मिडिल पॉइंट पे। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका मिडिल पॉइंट 1.8 का 1.8 का जो मिडिल पॉइंट आएगा कितना आएगा? 9.9। ठीक है, चौड़ाई में 0.9 और हाइट में आपका 2.5 का आएगा 1.25, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0.9। ये डिस्टेंस आपको 0.9 मिलेगी। और यहाँ पे आपका जो वेट है नीचे की तरफ डाउनवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, वो आपको 200 न्यूटन दिया हुआ है। चलिए, ये पॉइंट आपका जिस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ब्लॉक का ये एंड पॉइंट है आपका ए और ये आपका है डी। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है पी। एंगल 25 आपको दिया हुआ है। ये कितना है? 25। ठीक है, तो अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ इस साइड में कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल पी कॉस आएगा 25 और ये कितना आएगा? पी साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। पी कॉस 25 और यहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। देखिए रिएक्शन फोर्स हमारी कहाँ लग रही होगी? इसी जी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ लग रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे P साइन 25, है ना। चलिए अब देखिए, हमको सबसे पहले तो हमें फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो हमारा फ्रिक्शन डेफिनेटली क्या करेगा? ये जो आपका कॉस कंपोनेंट होगा यही इसमें फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमारी यहाँ होगी म्यू इंटू आर के बराबर। ठीक है, अब एक कंडीशन तो ये है आपकी। अब एक कंडीशन हमारी ये है कि जैसे जैसे ये पी की वैल्यू बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो आपका आर है ये धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो एक कंडीशन ये आएगी कि ये पी साइन 25 के क्या सुपर इम्पोज हो जाएगा इसी पे। ठीक है, मतलब कि इसी पे आ जाएगा जैसे जैसे हम पी की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए अगर हम टॉपलिंग की केस को कंसीडर करते हैं, मतलब कि ये मानते हैं कि ये रोटेट कर जाए, तो करेगी किस पॉइंट के अबाउट? ए के अबाउट। तो ए के अबाउट अगर हम मूवमेंट लें और फोर्स को निकालें कि टॉपलिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए हम टॉपलिंग कंडीशन मान रहे हैं कि टॉपलिंग हो रही है, तो ऐसे केस में हम ए के अबाउट मूवमेंट निकाल लेंगे। अब ए के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? अगर हम टॉपलिंग मान रहे हैं मतलब कि हमारा जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे क्या कर रहा है? रोटेट करके ऊपर की तरफ उठ जा रहा है ए के अबाउट, है ना। तो जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ पे जो चूंकि कांटेक्ट क्या होगा? सरफेस से खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे हमारी रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम टॉपलिंग कंसीडर करेंगे तो हमें रिएक्शन जीरो मान के चलना होगा। अब देखिए ए के अबाउट आप ले रहे हैं तो पी साइन 25 का तो कोई भी होगा नहीं क्योंकि वो ए से ही पास हो रहा है। तो दूसरा बचा हमारा पी कॉस 25। तो पी कॉस 25 इंटू क्या हो जाएगा? ए, और मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है।
ठीक, ये आपका बी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P cos 25 इंटू ए बी, P cos 25 इंटू ए बी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है ना। तो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे फोर्स की। दूसरी फोर्स हमारी ये क्या है, W। अब W क्या है, नीचे की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज है, यानी कि निगेटिव होगी। तो माइनस W इंटू, अब इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी है, मान लीजिए ये E है तो B हो जाएगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, चलिए, क्योंकि डिस्टेंस B इंटू ई हमको 0.9 पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स वहीं से पास हो रहा है, इसका जीरो हो जाएगा, और P sin 25 का जीरो हो जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ से आप जीरो इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें P की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपको पता है, जब P की वैल्यू आपको पता है तो आप फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है R और P का साइन कंपोनेंट, तो R प्लस P का साइन कंपोनेंट ये किसके बराबर होगा, आपके वेट के। और आपको वेट दिया हुआ है, ठीक है, आपको वेट दिया हुआ है, आपको यहाँ से पहले से इस इक्वेशन से P पता है, इसको उठा के आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको यहाँ से R मिल जाएगा। जब R आपको मिल जाएगा तो आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे म्यू आपको नहीं दिया हुआ है, ये एक गलती है, ठीक है। म्यू आपको नहीं दिया हुआ है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, वैसे एज्यूम करते नहीं है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, तो 0.25 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.25 रखेंगे तो आपको फ्रिक्शन फोर्स पता चलेगी। अब आपको ये देखना, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है P की वैल्यू से कम है या अधिक है। अगर देखिए ये P की वैल्यू से कम होगी तब तो P क्या करेगा, एक्सीड कर जाएगा इसको, है ना। और वो क्या करेगा, जो आपका P cos 25 होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको आप देखेंगे, अगर P cos 25 म्यू R से अधिक रहेगा तो ये क्या नाम है, आपको स्लाइड कराएगा, और अगर कम रहेगा मतलब कि फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा है तो फिर आपकी जो क्या नाम है बॉडी होगी वो क्या कर जाएगी, बॉडी आपकी टॉपल कर जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक कोई वेट है ना, जो एसी और बेसी छड़ों के सहारे रखा हुआ है, और ये जो छड़ है
इनको ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल पे एक 100 न्यूटन के दो ब्लॉक हैं, ठीक है, उन पे टिकी हुई है, ठीक है। यहाँ भी एक ब्लॉक है और यहाँ भी एक ब्लॉक है। इन सबका वेट क्या है, 100 आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक जो वेट W है वो अप्लाई हो रहा है, तो पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब यहाँ पे वेट अप्लाई करेंगे तो एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होगी क्षण में, ठीक है। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी, ठीक है। सेम इस क्षण के लिए भी होगा। अब देखिए वेट तो हो ही गया, अब इसकी वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पे रिएक्शन होगा, ये होगा R, ठीक है। और ये P का कंपोनेंट आएगा, तो P क्या होगा, P का कंपोनेंट अगर मान लीजिए ये एंगल आपको दिया हुआ है 30, है ना, ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो P cos 30 इधर लगेगा और P sin 60 नीचे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P sin 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा P cos 60। अब देखिए जब P cos 60 यहाँ लगेगा तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, वो होगी आपकी म्यू इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, सेम यहाँ भी होगा, तो आपको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया ही हुआ है। तो बात करते हैं फोर्सेस की। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बैलेंसिंग की बात करें, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो आपको पता है कि P का जो आपका कॉस्ट कंपोनेंट है, ठीक है, सॉरी ये जो आपको P नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे, जो सॉरी ऊपर की तरफ लग रहा है जो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो P का जो कॉस्ट कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा P cos 30 यहाँ पे, और वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, वेट को, ठीक है। अब ये P cos 30 दोनों जो आपकी रॉड हैं उनमें लगेगा, तो इसीलिए ये P cos 30 क्या हो जाएगा, दो बार लगेगा, एक इस रॉड का एक इस रॉड का, और वो वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो पहली इक्वेशन आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, W बराबर P cos 2P cos 30, 2P cos 30। अब cos 30 की वैल्यू सबको पता ही है, अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा, तो यानी कि P आपका क्या आ जाएगा, P आपका कितना आ जाएगा, W/√3। ये आपको P मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में अगर आप फोर्सेस को बैलेंस कर लें, तो चूंकि R रिएक्शन लग रही है, सॉरी वर्टिकल में ही पॉइंट मान लीजिए ये कोई भी पॉइंट है XYZ, तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ R लग रहा है, नीचे की तरफ P sin 60 लग रहा है ना, और प्लस इसका वेट 100 न्यूटन तो लग ही रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस
पी साइन 60, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉरी 1000 है, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से, आपको पता है कि P बराबर क्या है, W/√2, उसको रखिए, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2। तो यहाँ पे रखेंगे तो आपको जो है P की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे W/2 प्लस 1000 मिल जाएगा। अब बात करते हैं संतुलन की। तो अगर संतुलन की बात करते हैं तो जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है F, वो किसके बराबर होनी चाहिए, P cos 60 के, हॉरिजॉन्टल में, है ना। तो अब आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.25 इंटू आर, ये P cos 60 के बराबर हो जाएगा। P की वैल्यू आपको पता है W/√3, और R की वैल्यू आपको यहाँ से अभी आपने निकाला W/2 प्लस 100, तो रख दीजिए R की वैल्यू, और यहाँ से आपको W की मैक्सिमम वैल्यू, जो अधिकतम वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, वो मिल जाएगी, जो कि 1527.4 है। तो आई होप आप लोगों को फ्रिक्शन के जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो समझ में आए होंगे। ये कुछ जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन थे, थोड़ा सा इनमें डिफ़िकल्टी जो है वो ज़्यादा थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, ठीक है। उसमें हमने एरिया और मास, दो मेथड जो है पढ़े हुए थे कि जब एरिया दिया रहे तो किस तरीके से निकालेंगे, और जब मास दिया रहे वो किस तरीके से निकालेंगे। उस पर एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने देखी थी। आइए कुछ और प्रॉब्लम जो है उसी पे बेस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाए गए जेड सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। ये आपको जेड सेक्शन दिया हुआ है। तो अगर जेड सेक्शन दिया हुआ है तो इसमें हम देखिए 3 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। एज पर क्वेश्चन देखिए डायमेंशंस दी हुई हैं, तो ये आपका जेड सेक्शन कुछ इस तरीके दिया हुआ है, ठीक है। ये बीच वाली लाइन भी उन्होंने दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप इस तरीके मान सकते हैं, मतलब कि 3 सेक्शन 1 2 3, या तो आप एक और ऑप्शन ले सकते हैं, वो दूसरा ऑप्शन आपका ये होगा, तीसरा ऑप्शन ये ले सकते हैं कि आप यहाँ से इसको कर दीजिए और यहाँ से इसको कर दीजिए, वहाँ से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ पे ये जो डायमेंशन है ये आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा ये आपको 20 दिया हुआ है, और ये 15 दिया हुआ है, ये आपको 4 दिया हुआ है, ये आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मान लीजिए अलग अलग सेक्शन, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन माना हुआ है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस मिलेगी, लेंथ मिलेगी। अब जैसे कि आप पहले की बात करें तो ये आपको एरिया फर्स्ट का निकाल लीजिए, 15 इंटू 4 ये लिखा हुआ है, यानी कि 60 एरिया हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे सेक्शन का निकालेंगे तो 2 इंटू 16 हो जाएगा, ये आपको 2 है, ये टोटल आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें से ये आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 16। अब 16 कैसे हुआ, देखिए ये आपको 4 दिया हुआ है, ये टोटल 20 है, तो 20 में से 4 घटा देंगे 16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम कंसीडर कर रहे हैं दूसरा। उसके बाद तीसरा क्या है, 8 इंटू 3, तो 8 एंड 3 ये आपका अलग सेक्शन है। चलिए ये टोटल एरिया हो गया। उसके बाद बात करें एक्स एक्सिस से जो है ओरिजिन की दूरी, तो
पहले बात करें, आप इसको y एक्सिस मान रहे हैं और इसको x एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो अगर बात करें तो x एक्सिस में आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, पहले का जो पहला सेक्शन है ये आपकी लेंथ हो जाएगी 15/2 यानी कि 7.5। इसी तरीके से ये 2/2 यानी कि 1, और इसका कितना हो जाएगा, ये अपोजिट साइड में है इसके, तो टोटल आपको 8 दिया हुआ है। लेकिन आप देखिए, आप यहाँ पे y आपने माना है, तो 8 में से आप 2 हटाएंगे 6 बचेगा, और 6/2 तो यानी कि 3 माइनस, है ना, दूसरे। उसके बाद ऐसे इसी तरीके से अब x एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये 4 दिया हुआ 4/2 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये 4 है, प्लस अब ये 16/2 यानी कि 8, तो 8 + 4 12 हो जाएगा। तो 12, अब ये आपको 20 दिया हुआ है, ये आपको 3 है, तो 3/2 यानी कि 1.5, तो 21.5, है ना। अब क्या करते हैं आप, अगर आपको y के अबाउट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यानी कि x, और अगर x के अबाउट निकालना तो एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज y। तो आप दोनों चीजें निकाल लेंगे, ax और ay। अब आपको सब कुछ तो पता है, आपको एरिया पता है, आपको x पता है, आपको y पता है, तो एरिया इंटू x करेंगे 60 इंटू 7.5 450 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 32 इंटू 1 करेंगे 32 आएगा, 24 इंटू -3 करेंगे -72 आएगा। तो समीशन ऑफ ax कितना हो जाएगा 410, माइनस को भी कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरीके से समीशन ऑफ ay 1020, है ना। तो अपान में क्या कर देंगे, एरिया कर देंगे समीशन ऑफ ax अपान एरिया या समीशन ऑफ ay अपान एरिया, तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब वही चीज हमने x बार के लिए किया है, ax अपान एरिया 410/116, और y बार अपन ay इंटू एरिया। ये आपको आसानी से जो है दोनों सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड या आप कह लीजिए परिकेंद्र, जो हमारा गिवन शेप था उसका आसानी से इस तरीके से हम परिकेंद्र को निकाल पाएंगे। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं फ्रिक्शन पे बेस्ड और सेंट्रॉइड पे बेस्ड, वो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, साथ ही साथ जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और सेंट्रॉइड पे जो भी न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं, कुछ और जो अलग या अच्छे सेक्शंस हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई क्या नाम है, एक दो नेक्स्ट टॉपिक जो है करंट चैप्टर में, दैट इज आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें कुछ एक दो नई टॉपिक्स भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस, जो उन टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको भी साथ ही साथ जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपको मैंने टेस्ट के लिए जो है यूनिट फर्स्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो दिए हुए थे, कुछ बच्चों ने जो अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का भी जल्दी ही मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा और प्रयास करिए कि सारे बच्चे जो है, जितने लोग भी आपके क्लास में हैं, सब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपका पेपर जो है सेम पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएगा। चलिए, तो क्लास को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।